हेलो एवरीवन। अभी तक हमने डुअल नेचर के आगे जो भी पढ़ा था, ठीक है। अब उससे थोड़ा आगे चलते हैं। अब कैसा है, अभी तक हमने ये पढ़ा कि लाइट का बिहेवियर किसकी तरह होता है, एक पार्टिकल के थ्रू, मतलब पार्टिकल जैसा होता है। अब हम थोड़ा रिवर्स में सोचते हैं। अब हम क्या देखेंगे कि जो कोई मैटर होता है, वो मैटर एक वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो उसका बिहेवियर हम कैसे देखेंगे, जैसे अगर मैं ये कहूँ कि एक ट्रक है, अगर वो किसी मोमेंटम में है तो वो एक वेव की तरह भी बिहेव करेगा। तो इस चीज को अब हम देखते हैं कि कैसे बिहेव करेगा, कब उसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, कब कम होगी। तो अब देखते हैं, नई हेडिंग अब रखते हैं। कैसा? वेव नेचर ऑफ मैटर। कौन सा नेचर देख रहे हैं? वेव नेचर, वेव नेचर ऑफ मैटर, ठीक। अगर इस चीज को अब हम देखें कि किस तरह से होता है, या इसी चीज को अभी हम थोड़ा अलग तरह से भी कह सकते हैं कि मेरे पास एक कॉन्सेप्ट डी ब्रोगली ने ये डिफाइन किया था। तो किसको कहेंगे? डी ब्रोगली, डी ब्रोगली वेव और मेटर वेव, और मेटर वेव्स, ठीक। डी ब्रोगली वेव और मेटर वेव की बात करते हैं। क्या क्या होता है, कैसे होता है, समझते हैं। देखो, लाइट का इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब बिहेवियर क्या बताता है कि लाइट एक वेव की तरह है। कौन सी तरह है? लाइट एक वेव की तरह है। कौन सा? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन, ये सब क्या बताता है कि लाइट मेरे पास एक वेव बिहेवियर को रिप्रेजेंट करता है। जस्ट उसी के उलट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये भी बताता है कि लाइट का बिहेवियर वेव के साथ साथ एक पार्टिकल की तरह भी है, ठीक। तो ये लाइट का डुअल नेचर ऑफ बिहेवियर। तो डी ब्रोगली ने फर्स्ट टाइम इसी के जस्ट रिवर्स ऑफ प्रोसेस सोचिए कि अगर लाइट मेरे पास कैसा है, लाइट का बिहेवियर किस तरह से है कि मेरे पास एक लाइट वेव के साथ साथ पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है। तो क्या पार्टिकल ऐसा नहीं कर सकता क्या कि वो वेव की तरह बिहेव करे? तो उसने इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए एक रिलेशन जनरेट किया। क्या किया? रिलेशन उन्होंने एक जनरेट किया जहां पे हमें ये मिला कि एक्चुअल में पार्टिकल किसकी तरह बिहेव करता है, वेव की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। तो देखना स्टार्ट करते हैं कि कैसे कैसे बिहेव करता है, ठीक है। तो डी ब्रोगली की वेव इक्वेशन अब हम जनरेट करेंगे, जो कि क्या होगा हमारे पास? डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, डी ब्रोगली वेव्स इक्वेशन आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से, जहां पे हम लोग के साथ आइंस्टीन की उसी को हम क्या बोलते हैं, मास और एनर्जी में रिलेशन उसने दिखाया। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के यूज से हम ये जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई वेव या लाइट, मेरे पास लाइट की या कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के स्क्वायर टाइम से ट्रेवल करे, तो वो पूरा कन्वर्टेड ऑफ एनर्जी के फॉर्मेट में रहेगा, ठीक। जहां पे ई क्या है मेरे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन है। क्या है मेरे पास? एनर्जी ऑफ फोटोन है। एनर्जी ऑफ ए फोटोन है, ठीक। एम क्या है मेरे पास? मास ऑफ कैसा है मेरे पास? रिलेटिव मास ऑफ फोटोन्स है। क्या है मेरे पास? रिलेटिव मास ऑफ ए फोटोन, रिलेटिव मास ऑफ ए फोटोन है। और सी मेरे पास क्या है? वेलोसिटी ऑफ लाइट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, इन वैक्यूम, ठीक है।
इस तरह से ये देखने को मिलेगा। ठीक, तो ई की वैल्यू ई इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। इसी फॉर्मेट से अगर एनर्जी को मैं किसके एक फ्रीक्वेंसी के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो वो ई इज इक्वल टू एच इंटू कितना हो गया, एफ हो गया। इसे इक्वेशन फर्स्ट लिखते हैं और ये सेकेंड लिखते हैं। ये फोटोन के लिए दोनों रिलेशंस है। अगर मैं दोनों को कंपेयर किया तो मुझे क्या देखने को मिलेगा कि एम सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल है, एच इंटू एफ के इक्वल। यही चीज है। एफ की वैल्यू को मैं कितना लिख सकता हूं, अगर चाहूं तो एफ की वैल्यू को कितना लिखता हूं, सी बाय ऑफ लेमडा लिख सकता हूं। ठीक, तो यहां से सी कैंसिल आउट। तो अब एक्चुअल में एच बाई लेमडा भी मोमेंटम है और एम बाई ऑफ कौन सा, एम इंटू सी भी तो मोमेंटम है। मास इंटू वेलोसिटी आप क्या कहोगे, मोमेंटम ही तो कहोगे। और कुछ थोड़ी कह सकते हो, कुछ और भी कह सकते हो, देख लो पहले। इसको यही कहोगे ना। देखो, अब अगर ये चीज है तो अगर मैं यहाँ पर से दोनों को रिलेशंस दिखाना स्टार्ट किया तो मुझे ये चीज समझ में आई कि यहाँ पर से एम सी इज इक्वल टू एच, मेरे पास क्या हो गया कि एम सी इज इक्वल टू एच बाई ऑफ लेमडा हो गया। तो मुझे एक्चुअल में लेमडा इज इक्वल टू एच बाई ऑफ क्या मैं लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ क्या, ऐसा लिख सकता हूँ। देख लो, यही तो होगा। एम इंटू सी को आप क्या बोलोगे, मोमेंटम ही तो बोल रहे होगे या कुछ और बोल रहे होगे, बताओ। मास इंटू वेलोसिटी को यही तो रिप्रेजेंट करोगे या कुछ और रिप्रेजेंट करने का मन है किसी का, देख लो। या फिर इस तरह से आप देख सकते हो जहां पर से लेमडा जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसका है, मेरे पास मोमेंटम का है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम है, मतलब जिस पार्टिकल का मोमेंटम जितना ज्यादा होगा वेवलेंथ की वैल्यू उतनी ही क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ऐसा हो सकता है ना। पहले एक बार देखो, तो पहले अच्छे से समझो, यहाँ पर तो मेरे पास मेन गेम है। देखो, यहीं पर लोगों को थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होना स्टार्ट होती है। अब अगर मैं ये चीज कहा कि मुझे मोमेंटम की जो वैल्यू थी यहाँ पर से मैं एच बाय ऑफ लेमडा के फॉर्मेट में फाइंड कर सकता हूँ कि अगर एक्चुअल में मुझे यहाँ पर ये चीज समझनी ही नहीं थी, यहाँ पर मुझे कभी आना ही नहीं था। मुझे सिंपल सा ये समझने की जरूरत थी कि मुझे एच बाय लेमडा को ही मैं क्या लिख सकता हूँ, या फिर ये सब क्वांटिटी किसके इक्वल है, पी के इक्वल। यही चीज है। अगर ये चीज है, ठीक, मेरे पास अगर ये चीज है कि एम सी इज इक्वल टू एच बाई लेमडा और ये पी होता है, यही तो मोमेंटम होता है, ये हमने देख चुका है। अगर मैं ये बोला कि इलेक्ट्रॉन मेरे पास कैसा वी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, इसी में अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि इफ इलेक्ट्रॉन मूव विथ वेलोसिटी v, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, एम वी इज इक्वल टू, मेरे पास वेवलेंथ यहाँ पर भी तो यही आएगी ना, एच बाय लेमडा इज इक्वल टू पी। हाँ, वेवलेंथ ये वैक्यूम के लिए है तो इसे मैं लेमडा नॉट लिख लेता हूँ क्योंकि ये एकदम आइडेंटिकल कंडीशन है। ठीक है, बट यहाँ पर के लिए मेरे पास तो यही देखने को मिलेगा। अब अगर ये चीज आपको मिल गई, अगर आपको यहाँ पर ये चीज मिल गई है, तो अब आप ये समझो कि मेरे पास वेवलेंथ का रिलेशन, अगर मैं वेवलेंथ के रिलेशन को देखूं तो ये एच बाय ओ पी मैं लिख रहा हूं, जहां से पी इज इक्वल टू कितना हो गया, एच बाय ऑफ लेमडा हो गया। ये चीज हो सकता है। या फिर हटाओ, यहां पर से हटाते हैं, मुझे सिंपल सा ये फॉर्मेट जानना है कि अगर मेरे पास कोई पार्टिकल अपनी वेलोसिटी में मेरे पास मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी के साथ, तो उस पे एक काइनेटिक एनर्जी होती है। तो मोमेंटम का रिलेशन विथ काइनेटिक एनर्जी आपके पास कितना है, आपको मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय कितना होता है, 2m होता है, जहां से p इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m बाय क्या हो गया, k हो गया। बस इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पर मैं एक्चुअल में क्या कर देता हूँ, पुट कर देता हूँ, बस। तो ये वेवलेंथ का रिलेशन, ठीक।
कि मेरे पास अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है, तो उस पे कोई ना कोई वेवलेंथ तो होगी, क्योंकि आप देखो मेरे पास मास है, उसमें कोई ना कोई मोशंस भी होगा, तब की कंडीशंस पे भी तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि आप इस पे से लिख सकते हो कि h बाय एम इंटू कौन सा v। ठीक, अब ये वेलोसिटी है। अगर देखो मैं ये बोला कि कोई भी पार्टिकल मेरे पास मास है उसका कुछ, वो v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो वो चाहे किसी भी वेलोसिटी के साथ मूव करे, उसका मास ऑलवेज भी कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो उसकी वेलोसिटी वेरी करेगी। तो अगर मैं ये बोला कि मेरे पास उसकी वेलोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी, वेवलेंथ क्या होते जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा। क्या करते जाएगा, डिक्रीज करते जाएगा। मतलब अगर मैं इसी में से केस पे चलना स्टार्ट किया, तो जब मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेप में देखूंगा, क्वेश्चन में देखूंगा कि मेरे पास फर्स्ट स्टेप में देखूं कि मेरे पास जो वेवलेंथ होता है, जो वेवलेंथ है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ मोमेंटम है। सिमिलर वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ किसके है, मेरे पास वेलोसिटी के। सिमिलर इसी स्टेप में वेवलेंथ जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कौन सा है, काइनेटिक एनर्जी। यही चीज है। उसी में सेकेंड नंबर पे अगर मैं इंटर करूं, तो सेकेंड नंबर पे अगर मैं देखा कि वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। मतलब कोई पार्टिकल जीरो वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका जो वेवलेंथ है वो कितना हो जाएगा आपके पास, इनफाइनाइट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, इनफ्लाइट सॉरी इनफाइनाइट, इनफाइनाइट हो जाएगा। मेरे पास कैसा, ये मोशन पे अब नहीं रहेगा, तो उसकी वेवलेंथ इनफाइनाइट होगी। तो आपकी ये कैसा, मेरे पास वेवलेंथ इनफाइनाइट, मतलब ये ऐसा कुछ होगा कि मेरे पास ये यहाँ पर से जाके एकदम स्ट्रेट ऐसा ही दिखेगा। ठीक, और अगर मान के चलो वेवलेंथ बहुत छोटी भी हो गई, अगर मैं कहा कि कोई पार्टिकल मेरे पास कौन सी वेलोसिटी से, इनफाइनाइट वेलोसिटी से जा रहा है, तो उसका वेवलेंथ जीरो दिखेगा, तब आपको फास्टली ऑफ वाइब्रेशन के फॉर्मेट में दिखेगा। ठीक है, देखो ये दूसरी केस हुई। इसी में एक थर्ड केस चलने को मिलेगा मेरे पास, कि अगर मैं ये कहा कि मेरे पास क्या हुआ कि ए पार्टिकल, कैसा, ए पार्टिकल, ए पार्टिकल नीड नॉट हैव, नॉट हैव ए चार्ज, not have a charge, that is, that is why de Broglie, de Broglie waves, waves are also known as, also known as matter wave। ठीक, उसके बाद मेरे पास इसके बाद थर्ड के बाद फोर्थ देखते हैं। तो फोर्थ ये बोलता है कि डी ब्रॉगली, डी ब्रॉगली waves, de Broglie waves cannot be, cannot be electromagnetic, मतलब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, because, because electromagnetic, because electromagnetic waves are, waves are, electromagnetic waves are only associated, only associated with accelerated,
with accelerated charged particle, चार्ज्ड पार्टिकल। ठीक, मतलब डी ब्रोगली वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर की नहीं होती, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कैसा है, एक चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा होता है। ठीक, बस इतना सही। अब इसके बाद इससे रिलेटेड दो तीन न्यूमेरिकल्स करते हैं, फिर इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप की डायरेक्शंस पे हम इंटर कर जाएंगे। ठीक है, अब बस चैप्टर के एकदम आखिरी आखिरी पे हम पहुंच गए, बहुत ज्यादा दूर की बात नहीं है, इनके दो चार टॉपिक और बचे हुए। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप जो होगा वो सबसे लास्ट होगा, या हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है वो सबसे आखिरी टॉपिक रहेगा। ठीक है, चलो पहले इस अभी दो तीन मतलब मान के चलो मैक्सिमम मैक्सिमम 3 वीडियो और आएंगी बस इस पे। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोल रहा है हमारे पास, कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन इफ देयर स्पीड इज 10 द पावर ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड। क्या बोला है कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताना है इलेक्ट्रॉन और किसके लिए, प्रोटॉन के लिए। इफ देयर स्पीड इज फिक्स्ड है कि 10 द पावर ऑफ कैसा 15 मीटर पर सेकेंड। तो देखो जब मैं इसके सॉल्यूशन को चलूँ तो डी ब्रोगली वेवलेंथ जो होता है वो हमारे पास कितना होता है, h बाय पी के जैसा होता है। तो यहाँ पर से h ये मास और ये क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है, मास इनटू वेलोसिटी। ठीक, तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन के लिए कैलकुलेट करना है, किसके लिए कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रॉन के लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो वेवलेंथ आएगा वो h मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी, तो दोनों में सेम है। h की वैल्यू 6.634 इंटू 10 दी पावर ऑफ -34 होता है, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू ये होती है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मेरे पास, 9.1 इंटू 10 दी पावर -31 केजी, और वेलोसिटी की वैल्यू कितना है, 10 दी पावर 15। ठीक, तो यहाँ पर से वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन डी ब्रोगली इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना होगा मेरे पास, तो वेवलेंथ की जो वैल्यू देखने को मिलेगी वो हमारे पास कुछ ऐसी मिलेगी। देख लेते हैं, मैं एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे तो कैलकुलेटर से करके काम चल जाएगा, आपको नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये कितना हुआ, 6.634 डिवाइडेड बाय 9.1, तो ये मेरे पास कितना हो गया यहाँ पर से 0.729 इंटू ये कितना हो गया 10 दी पावर ऑफ, देखो ये कितना हो गया, प्लस का 31 मतलब कितना हो गया 3 हो गया, ये अपसाइड जाएगा तो 10 दी पावर ऑफ मेरे पास माइनस का 3, और ये 15 है, ये कितना है मेरे पास 15 है ना, देख लो ये 15 है, 5 है, ये 15 है ना यार, ये वेलोसिटी तो स्पीड की लाइट से ज्यादा हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये एक्चुअल में यहाँ पे मिस प्रिंट है, ये वैल्यू होनी चाहिए 10 दी पावर 5 मीटर पर सेकेंड, वो स्पीड की लाइट से भी ज्यादा जा रहा है, सॉरी, ये कितना हो गया 5 हो गया। तो देखो ये अपसाइड जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 5 और 3 मतलब माइनस का 3 हो जाएगा, और माइनस का 5 आ जाएगा तो माइनस का 8। तो लेमडा ई की जो वैल्यू होगी या वेवलेंथ ऑफ जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 72.9 इंटू 10 दी पावर ऑफ कौन सा हो जाएगा -10 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से इलेक्ट्रॉन के बाद प्रोटॉन की बात करते हैं, तो प्रोटॉन्स की जो बात कर रहे होंगे वो कितना हो जाएगा, लेमडा पी इज इक्वल टू एच मास ऑफ प्रोटॉन इनटू वेलोसिटी। तो मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो 6.634 इंटू 10 दी पावर -34, और डिनोमिनेटर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है 9.1 इंटू 10 दी पावर -31 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन 9.1 थोड़ी होता है, हट, कुछ भी लिखवा दिया, ये होता है 1.67 इंटू 10 दी पावर ऑफ कौन सा -20, माइनस का 27 केजी ना, इंटू मेरे पास ये कितना हो जाएगा 10 दी पावर ऑफ 5 हो जाएगा। तो 6.634 को डिवाइड कर लो, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास 1.67,
तो ये वैल्यू लगभग लगभग चलेगी 3.972 इंटू 10 द पावर ऑफ, ये मेरे पास हो जाएगा माइनस में कितना, ये 4 और 3 7 हो जाएगा, ये माइनस का 7, और 7 और 5 कितना हो जाएगा, 12, माइनस का 12। ठीक है, तो यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये तो मेरे पास लेमडा ए की वैल्यू कितनी आ गई थी, 72.9 एम्बस्ट्रॉन्ग के आसपास इलेक्ट्रॉन का वेवलेंथ आया था, डी ब्रोगली वेवलेंथ। और इसके लिए आ जाएगा कितना, और कम करो तो ये 0.0397 इंटू 10 द पावर ऑफ -10 मीटर, मतलब ये आ जाएगा लगभग लगभग 0.0397 एम्बस्ट्रॉन्ग के पास आंसर आएगा। ठीक, ये रहेगा। तो वेवलेंथ ऑफ मेरे पास देखो, इलेक्ट्रॉन का मास कम है तो उसका वेवलेंथ कैसा है, ज्यादा है। प्रोटॉन का मास कैसा है, मेरे पास ज्यादा है, तो उसका वेवलेंथ कैसा आया है, कम आया। ठीक है, तो यही है डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चल, अब जैसे इस क्वेश्चन की बात करते हैं, इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन एंड ए फोटोन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ, which one of these had greater kinetic energy, has या फिर हैज अ हायर काइनेटिक एनर्जी। तो एक फोटोन है और एक कौन सा इलेक्ट्रॉन, तो आपको मालूम है कि एट रेस्ट की कंडीशन पे, एट रेस्ट कंडीशन पे मेरे पास मास ऑफ फोटोन, मास ऑफ फोटोन कितना होता है, 0 होता है। मतलब जो भी काइनेटिक एनर्जी इस पे स्टोर्ड हो रही है, मतलब वो टोटली उसके मोशंस के टाइम पे ही है। ठीक, तो यहाँ पे जो E की वैल्यू है वो कितनी होगी मेरे पास, E इज इक्वल टू एस सी बाई ऑफ कौन सा है मेरे पास, लेमडा है। कौन सा मेरे पास, एस सी बाई ऑफ लेमडा है। और जब ये एस सी बाई ऑफ लेमडा है तो दोनों का वेवलेंथ कैसा है मेरे पास, सेम है। तो अगर दोनों का वेवलेंथ कैसा है मेरे पास, वेवलेंथ ऑफ फोटोन और वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, तो मुझे ये मालूम है कि ये कितना होता है, एच बाय ओ। वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप लिखोगे मोमेंटम के फॉर्मेट में तो ये पी होगा, जहां पे ये एच बाय ओ पी की वैल्यू एम इंटू वी होगा। तो मेरे पास एनर्जी ऑफ फोटोन जो देखने को मिलेगी वो एस सी बाई ऑफ लेमडा की जो वैल्यू होगी वो एच बाई ऑफ एम वी हो जाएगी, तो जहां से ये एम वी इंटू सी कहलाएगा। सिमिलर, अगर मैं ये चला कि ये मेरे पास सिमिलरली कैसा कर रहा है कि मुझे एनर्जी ऑफ किसके लिए चल रहा है, इलेक्ट्रॉन के लिए चल रहा है, तो ये तो डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी का स्क्वायर, क्योंकि उसकी वेवलेंथ लेमडा मेंशन है, वो किस भी फॉर्मेट में हो उससे अपने को इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम, और ये v इंटू वी बाई ऑफ कौन सा मैं लिखूंगा, 2 लिखूंगा। ठीक, सॉरी v बाई 2 नहीं, हाफ में एलिमिनेट कर देता हूं, तो मुझे ये दिखेगा कि इस पे सिर्फ एक फैक्टर एक्स्ट्रा है। तो मुझे ये दिख रहा है कि c की वैल्यू v बाई 2 से तो कैसी होगी, ज्यादा होगी। मतलब ये चीज है कि एनर्जी ऑफ फोटॉन्स, देखो इसमें c ज्यादा बड़ा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है कंपेयर टू v बाई 2, तो एनर्जी ऑफ फोटोन इज ग्रेटर देन ऑफ होगा एनर्जी ऑफ किसके, इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, चल चले नेक्स्ट पे। चलें आगे। चल, अब जैसे इस क्वेश्चन पे क्या बोल रहे हैं, फोटोन एंड एन इलेक्ट्रॉन हैव द सेम डी ब्रोगली वेवलेंथ व्हिच हैज अ ग्रेटर टोटल एनर्जी। एक्चुअल में टोटल एनर्जी के लिए पूछ लिया, और जब भी ऐसा टोटल एनर्जी के लिए पूछे ना, एक्चुअल में डायरेक्टली बता दूं, इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी ज्यादा होगी। कैसे, देखो सेम वेवलेंथ कैसा है मेरे पास, सेम वेवलेंथ है,
तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक्चुअल में जो लेमडा की वैल्यू होगी किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए, वो तो यही होगी 4 इलेक्ट्रॉन। यही चीज देखने को मुझे किसके लिए भी मिलेगा, फोटोन के लिए भी मिलेगा। तो फोटोन मेरे पास, लेकिन फोटोन के लिए, किसके लिए, फोटोन के लिए मेरे पास क्या है, बॉडी रेस्ट पे नहीं है। बॉडी रेस्ट पे नहीं है, अरे सॉरी, फोटोन का मास रेस्ट पे कितना हो जाता है, 0 होता है। उस पे कोई भी ऐसा मतलब फोटोन का पर्टिकुलर मास नहीं, वो बस एक एनर्जी के फॉर्मेट में चल रहा है। तो जहां पर से मुझे ये मालूम है कि फोटोन के अंदर एनर्जी तो यही लिखते हैं, ठीक। तो अगर मैं ये लिख रहा हूं तो फोटोन के लिए जो देखने को मिलेगा Sc/O, लेमडा की वैल्यू जो देखने को मिलेगी, यही फोटोन की काइनेटिक है, यही फोटोन की टोटल एनर्जी है, यही फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, यही फोटोन की टोटल एनर्जी है। तो H की वैल्यू कितना होगा, mv/O कौन सा हो जाएगा, H कैंसिल आउट हो जाएगा। तो एनर्जी ऑफ जो फोटोन है, मैं प्रोटोन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फोटोन की बात कर रहा हूं, तो ये mv/c है। बट इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, बट फोर इलेक्ट्रॉन के लिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन का मास भी है, तो उसमें काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी भी तो होगी भाई। तो तुम उसके काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हो किससे, हाफ एम वी स्क्वायर से। पोटेंशियल एनर्जी भी कुछ होगा। तो अगर कोई पार्टिकल मेरे पास डुअल ऑफ नेचर को दिखाता है, तो आइंस्टीन की जो इक्वेशन है उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, m/c का स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन की ये कौन सी एनर्जी है, टोटल एनर्जी होती है। इसमें प्रोटॉन मतलब कैसा, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल का समेशन है। तो मेरे पास जहां फोटोन की टोटल एनर्जी भी यही है, फोटोन के लिए टोटल एनर्जी भी यही है, और काइनेटिक एनर्जी भी यही है। क्योंकि मास ऑफ जो फोटोन होता है, मेरे पास रेस्ट की कंडीशन पे वो कितना होता है, 0 होता है। हाँ, बिहेव लाइक ऑफ वो भले कर रहा हो कि मेरे पास वो डुअल नेचर की तरह है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का तो मास होता है, तो उसकी टोटल एनर्जी mc² है। तो E की जो वैल्यू है ये mc इंटू कितना हुआ, c। आपको दिखेगा कि V से तो ज्यादा कौन सा होगा, C होगा। तो टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा एनर्जी ऑफ कौन सा, फोटोन से, ठीक। तो ये ऑप्शंस था हमारे पास, ठीक है। चलो इस लेक्चर के लिए बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और चीजें ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ तक बस इतना है, चलो ठीक है।